Hello everybody. Today we will discuss about the new classifications. This classification is the Engler and Pentel system of classification. तो ये क्लासिफिकेशन जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन जिसको हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने पढ़ा, अब इस क्लासिफिकेशन को हम जो कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और इसको एंगर और पेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें दो जर्मन बॉटनिस्ट ने अपनी जो इंफॉर्मेशन जो कि क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया, उनका नाम था एंगलर एंड पेंटल। तो उन्होंने जो एक क्लासिफिकेशन दिया उसको उन्होंने एक बुक जो कि 23 वॉल्यूम्स में ये बुक पब्लिश हुई और उस बुक का नाम था, जिसको क्लासिकल वर्क कह सकते हैं, बुक तो नहीं लेकिन 23 वॉल्यूम्स में वो कई पार्ट में करके वो हमारे सामने रिप्रेजेंट हुई, पब्लिश हुई। तो उसमें जो वर्क था, उन्होंने जो कलेक्टेड वर्क था, पूरे कलेक्शंस ऑफ जो क्लासिफिकेशन थे, उसमें डाई नेचुरल लाइकेन, फेजेंट फैमिलियान, तो ये उस वर्क को, जिस वर्क पर उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट किया और जिसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, एंड ऑल द कैरेक्टर्स दैट आर द फाउंड इन द Engler and Pentel system of classification were concluded in this system of classification, and in the 23 volume book, that was not book and classical work, that was represented in a well systematized work, एक कह सकते हैं एक थीसिस के रूप में इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया। और उस थीसिस में ये डाई नेचुरल लाइकेन, फ्रेजेंट फैमिलियान, ये थीसिस थी और ये 23 वॉल्यूम में ये थीसिस कंप्लीट हुई और इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट हुई। तो इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे और उस स्पेसिफिक फीचर के बेस पर ही हम इस क्लासिफिकेशन को यहाँ पे समझेंगे कि आखिर ये स्पेसिफिक फीचर क्या थे। तो इन दिस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फैमिलीज वेयर अरेंज्ड, जो फैमिलीज थी वो किस तरीके से अरेंज थी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लावर, ये सब कामा लगा हुआ है, complexity of the flower, fruit and seed development। तो इसमें इन सभी चीज़ों को, मतलब कि वो फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे सीड का डेवलपमेंट हो, उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है जिस तरीके से, उसी इंक्रीजिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी को बेस मान करके ये बेंथम एंड एंगलर एंड पेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और इसी को बेसिस रखते हुए, मतलब कि हम जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे स्टेमेंस को पढ़ें, चाहे कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनोसियम, ओवरी की जो भी पोजीशन है या फिर नंबर ऑफ ओवरीज हैं, नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं, आप इन सब को हम देखते हैं कि सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो पहले वाली जो फैमिली है उस कंपैरिजन टू दैट द इनकमिंग, दैट द लेटर फैमिलीज हैव द मच मोर इंफॉर्मेशन इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। तो जो पहले जो फैमिलीज थी उससे या उसके कंपैरिजन में जो अब तत्काल या प्रेजेंट में जो फैमिली उन्होंने बाद में जोड़ी लेटर ऑन, उसमें चाहे आप फ्लावर की बारे इंफॉर्मेशन को लें, चाहे आप फ्रूट में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लें,
या सीड डेवलपमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। सभी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैरेक्टर्स में कुछ न कुछ ऐडेड हुए हैं, कुछ न कुछ ऐड हुआ है। फिर हुआ क्या कि इंटायर प्लांट किंगडम को, अगला जो इसका स्पेसिफिक फीचर है, तो ये सबसे बड़ी खासियत इस क्लासिफिकेशन की थी कि इन दिस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इंटायर प्लांट किंगडम फ्रॉम बैक्टीरिया को भी, जैसे कि पूरी तरीके से प्लांट में नहीं लेकिन बैक्टीरिया को भी हम बॉटनी में भी पढ़ते हैं, जूलॉजी में भी पढ़ते हैं, लेकिन बॉटनी में उसके कुछ पार्ट को पढ़ा जाता है, तो बैक्टीरिया को इंक्लूड किया था। तो बैक्टीरिया, एल्गी, ये सब चीज़ें, तो इन सभी को एक एक करके, चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, इन सभी प्लांट को इन्होंने कंक्लूड किया। और इन सबको मतलब ये एक ऐसा वेल रिफाइंड क्लासिफिकेशन ये था जिससे कहा जा सकता है कि कोई ऐसा पार्ट जो एज ए प्लांट लिविंग किंगडम के अंतर्गत हम अगर समझते हैं तो कुछ ऐसा नहीं था जो बचा हो एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। और उन्होंने जो अपना इंफॉर्मेशन दिया उसमें सभी चीज़ें, सभी जो प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो भी प्लांट्स या फिर उससे रिलेटेड, चाहे बैक्टीरिया हो, फेंसाई हो, फिर आप कह सकते हैं एल्गी, तो एल्गी तो जिम्नो तो है ही प्लांट में, तो इन सभी को उन्होंने कंक्लूड किया। देखिए, फ्रॉम बैक्टीरिया टू, हमने एंजियोस्पर्म से एनजीओ लिखा हुआ है, तो एंजियोस्पर्म इसको समझिएगा, ठीक है। और इसका, इस क्लासिफिकेशन का अगला जो सबसे रेलिवेंट पॉइंट है जिसको बेस रख करके ये क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन टू टेक द एनाटॉमिकल डाटा। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है। जैसा कि आप इसके पहले आप चाहे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को देखे होंगे या फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी आप बॉटनिस्ट को आपने देखा होगा, वो सभी के सभी जो क्लासिफिकेशन जो उन्होंने दिया उसमें मॉर्फोलॉजिकल डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेफरेंस दिया गया और मॉर्फोलॉजिकली उसको रिप्रेजेंट किया गया, और जो भी कैरेक्टर्स थे उसको मॉर्फोलॉजिकल ढंग से उसको कलेक्ट करके और उनको एक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत स्टडी किया गया। लेकिन यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है इसमें एनाटॉमिकल डाटा, मतलब उसके अंतःकाट को, किसी भी प्लांट के जो पार्ट हैं, चाहे रूट हों, चाहे आपके शूट हों, चाहे लीफ हों, इन सभी को, इनके जो एनाटॉमिकल डाटा को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया और उन्हीं के बेस पर ये कंक्लूड किया गया। और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन या जो कैरेक्टर्स, जो एनाटॉमिकली जो कैरेक्टर्स आए, उनको कंपैरेटिवली एक फैमिली से दूसरी फैमिली को क्या किया गया, कोरिलेट किया गया या फिर बाइफरकेट किया गया कि इसमें ये इन्फॉर्मेशन है और आगे वाली फैमिली में ये इन्फॉर्मेशन है। तो इन्हीं बेसिस पर उन्होंने ये अपना क्लासिफिकेशन, एंगलर एंड प्रेंटल महोदय ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। फिर आते हैं कि अब एक क्लासिफिकेशन का एक जो प्रारूप है, जो ढांचा है, वो कैसा है। तो उसमें आप देखेंगे कि इस क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला बात यह है कि मोनोकॉट को प्रिमिटिव माना गया है। जैसा कि आपने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेंथम एंड हुकर को आपने देखा होगा, उसमें आप देखे होंगे कि वो जो डाटा रिप्रेजेंट किया गया था उसमें मोनोकॉट को डाइकाट के बाद प्लेस किया गया है। तो मोनोकॉट को डाइकाट के बाद प्लेस करने का मतलब ये है कि डाइकाट एज द प्रिमिटिव एंड मोनोकॉट एज द एडवांस। तो मोनोकॉट को एडवांस क्लास के रूप में वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें इन दोनों ही जर्मन बॉटनिस्ट ने मोनोकॉट को प्रिमिटिव माना है
और डाइकाट को ये एज ए एडवांस क्लास के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो डाइकाट को एडवांस मानने के पीछे क्या रीज़न था कि जो पहला आप यहाँ पॉइंट देखेंगे जिसमें लिखा गया है कि अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लावर, फ्रूट और सीड के डेवलपमेंट में। तो मतलब जो पहले की फैमिली है, जो प्रीवियस फैमिली है, वो आगे वाली फैमिलीज से कम इंफॉर्मेशन या कम डाटा रख रहे हैं, तो उनकी कम्प्लेक्सिटी के आधार पर बढ़ते हुए, तो इसी तरीके से जो मोनोकॉट है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन कंपेरेटिवली ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये माना गया है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कम है इन कंपैरिजन टू द डाइकाट। तो डाइकाट के कंपैरिजन में इसमें मोनोकॉट में कम है, इसलिए मोनोकॉट को पहले प्लेस किया गया और डाइकाट को बाद में प्लेस किया गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो इस क्लासिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जॉस्टिव कीज टू द ऑर्डर्स एंड फैमिलीज। जैसे आज हम जो मॉडर्न सिस्टमेटिक्स या फिर क्लासिफिकेशन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, देन वी विल सी दैट द फैमिलीज, ऑर्डर्स, क्लासेस, class, order, families and genus species, they are subdivided in such a way that they are in a well systematized way। मतलब इसमें हौच पौच नहीं है, जैसा कि आपने बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में देखा कि फैमिलीज को ऑर्डर के रूप में, ऑर्डर को कोहॉर्ट के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो कि आज के क्लासिफिकेशन में कहीं कोहॉर्ट वगैरह नहीं दिखा जाता या फिर उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है वो जो टर्मिनोलॉजी थी जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक फीचर जो थे इस क्लासिफिकेशन के, उसमें लास्ट पॉइंट ये है, दिस सिस्टम हैव आल्सो एम्ब्रियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल and morphological data of the families। तो मतलब कि इस फैमिलीज के जो सारे के सारे जो डाटा इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एम्ब्रियोलॉजिकली हम या उनके द्वारा कलेक्ट किया गया है, एनाटॉमिकली, मॉर्फोलॉजिकली, सभी तरीके के डाटा को इस क्लासिफिकेशन में स्थान दिया गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये मोर इंफॉर्मेटिव डाटा है, और नंबर ऑफ प्लांट की संख्या भी अगर हमने देख रहे हैं कि अगर ये फ्रॉम बैक्टीरिया टू द एंजियोस्पर्म, सभी के सभी जो प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को अगर कंक्लूड किया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये, और उस पर भी उन सभी के जो एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल सभी डाटा प्रेजेंट हैं, और सब तरीके के डाटा को कलेक्ट किया गया है, और सभी तरीके के प्लांट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो जाहिर सी बात है ये वेल प्रिसाइज ये क्लासिफिकेशन एंगलर एंड प्रेंटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कहा जाएगा, जिसमें कि उन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किया उसमें इस तरीके के इंफॉर्मेशन, इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्लासिफिकेशन, यूनिक क्लासिफिकेशन, जिसमें एम्ब्रियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल सभी के सभी इंफॉर्मेशन इसमें कंक्लूड है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें पहले आप देख लीजिए कि जो सभी के सभी, मतलब फ्रॉम बैक्टीरिया, दूसरा पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इंटायर प्लांट किंगडम को कंक्लूड किया गया है। इसमें बैक्टीरिया से लेकर के एंजियोस्पर्म्स तक सभी को यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो इतना बड़ा जो दायरा है इस क्लासिफिकेशन का,
और उस पर भी ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के दायरे को भी इन्होंने संकुचित नहीं किया कि सिर्फ एनाटॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल डाटा को सिर्फ यहाँ पे कंक्लूड नहीं किया गया। यहाँ पे जो प्रेफरेंस दिया गया है तो एम्ब्रियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल सभी के सभी जो डाटा हैं उनको दिया गया है, प्रेफरेंस दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये एक वेल रिफाइंड एंड वेल प्रिसाइज डाटा कहा जा सकता है और पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को यहाँ पे कंक्लूड किया गया है। अब हम फोकस करते हैं कि क्लासिफिकेशन पे, कि जो इस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है एंगलर एंड पेंटल का, उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया, अपना क्लासिफिकेशन कैसे दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है तो ऑल जो प्लांट किंगडम है सभी प्लांट को उन्होंने कंक्लूड किया, जिसको हमने पहले भी बता चुके हैं। देन द प्लांट किंगडम दैट इज द स्पर्मेटोफाइटा, या सभी को, नॉट टू स्पर्मेटोफाइटा, सभी को इन्होंने सब डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि हम एंजियोस्पर्म्स को, सीड बियरिंग प्लांट्स को हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन के रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो सीड बियरिंग प्लांट्स को हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो इसके पहले के जो डिविजन्स जैसे फ्रॉम बैक्टीरिया टू एंजियो है, लेकिन फ्रॉम बैक्टीरिया टू द टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स को आगे हमने किया तो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में दिए, फ्रॉम बैक्टीरिया टू द टेरिडोफाइट्स, then we will see here that the embryological या embryophyta, that means the seed bearing plant, the Siphonogamma, is the 13th part. 12th division, 12 divisions are subdivided into the bacteria, from bacteria to the pteridophyte. From bacteria to the pteridophyte, the 12th division is the by the Engler and Pentel. But later on, the 13th one is the embryophyta or the Siphonogamma और द स्पर्मेटोफाइटा। मतलब सीड बियरिंग प्लांट को इन्होंने 13th डिवीज़न के रूप में यहाँ पर 12 डिवीज़न ये हैं, 13th वन जो डिवीज़न है वो ये है आपका। अब देखते हैं कि 13th जो डिवीज़न है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसमें आप देखेंगे कि एंजियोस्पर्म ये जो डिवाइड हुआ है दो भाग में, एक एंजियोस्पर्मी है और दूसरा है जिम्नोस्पर्मी। ठीक है, एंजियोस्पर्मी और सेकेंड डिवीज़न जो हुआ है वो है जिम्नोस्पर्मी। अब जो एंजियोस्पर्म्स है वो जो डिवीज़न है वो दो भागों में डिवाइड हुआ है, दो क्लासेस में। तो पहला जो क्लास है उसको मोनोकाटिलिडोनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोकाटिलिडोनी। और दूसरा जो क्लास है वो है डाइकाटिलिडोनी। ठीक है, तो मोनोकाटिलिडोनी एंड डाइकाटिलिडोनी। और मोनोकाटिलिडोनी में जो मोनोकाट फैमिली हैं उनको कंक्लूड किया गया है। और मोनोकाट फैमिलीज में क्या क्या है तो उसको 11 सीरीज़ में इन्होंने डिवाइड किया है। और उस 11 सीरीज़ के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि 45 फैमिलीज़ को कंक्लूड किया गया है। तो लगभग हमें लगता है कि सभी के सभी जो मोनोकाट फैमिलीज़ हैं वो सभी के सभी इसमें कंक्लूड की गई है। अब देखते हैं कि जो डाइकाटिलिडोनी है उसको भी उन्होंने दो सब क्लासेस में, ये सब क्लासेस हैं और ये सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। डाइकाटिलिडोनी को भी 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जो कि पहला है आर्किक्लेमाइडी और दूसरा है मेटाक्लेमाइडी। अब आर्किक्लेमाइडी को भी डाइकॉट से रिलेटेड हैं फैमिलीज, चाहे आर्किक्लेमाइडी हो चाहे मेटाक्लेमाइडी हो। आर्किक्लेमाइडी को यहाँ 33 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है
और इसमें 206 फैमिलीज को कंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से इसमें सभी के सभी जो फैमिलीज हैं ये लगभग समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड ये सब क्लास हैं। और जो मेटाक्लेमाइडी है ये मोनोकॉटिलिडोनी से ही उसी तरीके से इसमें भी 11 सीरीज है, 11 सीरीज इसमें भी है। हाँ, बस फैमिलीज की संख्या जो है आपकी मेटाक्लेमाइडी में ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये ऑल इन ऑल जो एक ओवरव्यू है हम इसको देख ले रहे हैं, फिर से रिकॉल करते हैं। ये आपका जो प्लांट किंगडम है पहले 12 डिविजन में बैक्टीरिया टू टेरिडोफाइट्स यहाँ पे डिवाइड हुए हैं, और इसके बाद फिर 13th मंथ में आपने सीड बियरिंग प्लांट को डिवाइड किया। सीड बियरिंग में 2 भागों में एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी को यहाँ पढ़ने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाद में। लेकिन यहाँ पर जो मेन है एंजियोस्पर्मी के बारे में, तो एंजियोस्पर्मी को मोनोकॉटिलिडोनी, डाइकॉटिलिडोनी में सब डिवाइड किया गया है, और फिर डाइकॉटिलिडोनी को भी सब डिवाइड किया गया सब क्लासेस में, आर्कीक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी के रूप में। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम यहाँ देखेंगे। Now let's move to the next point regarding to the Engler and Pentel system of classification। तो अगला पॉइंट है मेरिट और डिमेरिट। उसमें क्या कुछ पॉजिटिविटी है और क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं और उसमें क्या कमियाँ हैं इस एंगलर एंड पेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेरिट्स में आप इस क्लासिफिकेशन को मेरिट में सबसे पहले मेरिट ये है कि दिस सिस्टम रिप्लेस्ड बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन यूरोप एंड अमेरिका। पार्शियली रिप्लेस, मतलब कि पूरी तरीके से रिप्लेस तो नहीं किया, लेकिन फिर भी ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है एंगलर एंड पेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये यूरोप एंड अमेरिका में बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पार्शियली रिप्लेस किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन था उसमें जो है ये उस वक्त या आज भी आप देखेंगे हमारे एशिया में या फिर हमारे जो इंडिया है यहाँ पर भी बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मानी जाती है। लेकिन इतने ब्रॉड एस्पेक्ट को लेते हुए भी जो बेंथम एंड हुकर महोदय ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, और उसके बावजूद भी अगर ये एंगलर एंड पेंटल उस करंट समय में या उस तत्कालीन समय में देखें तो अगर उसको पार्शियली या कह सकते हैं कि ये यूरोप और अमेरिका में बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बी मीन्स बेंथम एंड हुकर एच, तो इनके क्लासिफिकेशन को जो यूरोप और अमेरिका में पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन फिर भी रिप्लेस किया। तो यह एक इस क्लासिफिकेशन की एक मेरिट कही जा सकती है, यह एक इसकी उपलब्धि कही जा सकती है कि जिस समय बेंथम एंड हुकर महोदय का क्लासिफिकेशन अपने बहुत ही मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन इन ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करते हैं, वहाँ पर ये क्लासिफिकेशन उसको कुछ न कुछ रिप्लेस किया। यह एक इसकी मेरिट है। ए की आइडेंटिफिकेशन टू ऑल जनरल प्लांट्स। तो यहाँ पर जो एक पहचान की बात है, आइडेंटिफिकेशन की बात है, तो ये क्लासिफिकेशन एंगलर एंड पेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये एक की आइडेंटिफिकेशन है जो कि सभी जनरल प्लांट्स को कंक्लूड किया गया है और सभी तरीके के डाटा को कंक्लूड किया। तो यह एक मेरिट के रूप में माना जा सकता है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि सभी के सभी प्लांट को कंक्लूड करता हो और उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो उसमें इंक्लूड हो। अगला पॉइंट है मेरिट्स में वेरियस ग्रुप्स हैव बीन बिल्ट अप स्टेप बाय स्टेप अरेंज्ड इन प्रोग्रेशनल मॉर्फोलॉजिकल सीरीज। तो जैसा आप जानते हैं
कि इंक्रीजिंग द कम्प्लेक्सिटी के बेस पर ये क्लासिफिकेशन आगे बढ़ता चला गया। और लास्ट में हुआ क्या कि सभी के सभी इंफॉर्मेशन जो इस क्लासिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टर्स को जोड़ते हुए, चाहे आप फ्लावर के कैरेक्टर्स को ले, चाहे आप फ्रूट के कैरेक्टर्स को ले, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सीड डेवलपमेंट्स की बात हो रही है उनमें भी जो भी कैरेक्टर्स थे, जो भी इंफॉर्मेशन थे, उसमें एक फैमिली के बाद जो आने वाली दूसरी फैमिली थी उसमें इंफॉर्मेशन ऐड होते चले गए और इंफॉर्मेशन बढ़ते चले गए। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, मोनोक्लेमाइडी इज कम्प्लीटली एबोलिश्ड। तो मोनोक्लेमाइडी को यहाँ पे एबोलिश्ड किया गया, हटाया गया और उतना प्रेफरेंस नहीं दिया गया जैसा कि बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में एक अच्छा खासा जो नंबर ऑफ प्लांट फैमिलीज थी उनको कंक्लूड किया गया था। और भले ही आर्टिफिशियल ग्रुप के रूप में था, लेकिन एपिटेलस प्लांट किंगडम के अंतर्गत उसको रखा गया था। तो उसमें सारे इंफॉर्मेशन सभी थे, लेकिन यहाँ पर जो मोनोक्लेमाइडी है उसको कम्प्लीटली एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और इसको किस तरीके से ट्रीट किया गया है, कंसीडर्ड एज आर्टिफिशियल ग्रुप। मतलब ये कि ये ऐसा कोई ग्रुप प्लांट किंगडम में इन्होंने, हालांकि इन्होंने सभी प्लांट को कंक्लूड किया है, लेकिन फिर भी मोनोक्लेमाइडी को लेकर के इनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो कहा जा सकता है कि ये जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन फिर भी एक मेरिट के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ये एक मोनोक्लेमाइडी को इन्होंने प्रेफरेंस नहीं दिया, कहा कि नहीं ऐसा कोई एपिटेलस की कोई बात नहीं है, एपिटेलस होते हैं। फिर अगला जो इसकी मेरिट की बात होती है, तो अगली मेरिट है कंपोजिटी को डाइकॉट जो फैमिली है और आर्किडेसी जो मोनोकॉट फैमिली है, इन दोनों को बहुत हाईली एडवांस फैमिली के रूप में आज भी देखा जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने जो प्लेसमेंट दिया है इस फैमिली को लेकर के, कंपोजिटी और आर्किडेसी को लेकर के, तो ये हाईली एडवांस फैमिली है, इवॉल्व फैमिली है, और इसमें पूरी तरीके से इसको जस्टिफाई किया कि आज भी इसको हाईली इवॉल्व फैमिली के रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डीमेरिट। तो इसकी डीमेरिट को हम देखते हैं, इसकी डीमेरिट क्या है। तो डीमेरिट में द रिलेशनशिप ऑफ एपिटेलस फैमिलीज विथ नेटल लाइक एंसेस्टर्स। तो जो जिम्नोस्पर्म के नेटल्स या नेटेसी फैमिलीज थी, या जिसे नेटेसी क्लास नेटेसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था, नेटेसी, कोनिफेरी एंड साइकेडेसी या साइकेडी, तो उन्हीं से इन्होंने कहा कि नेटल्स लाइक जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर्स माने जा सकते हैं और उनको उसी तरीके से प्लेसमेंट दिया गया। तो एक कह सकते हैं कि ये एक डीमेरिट है कि आप जिम्नोस्पर्म को, और वो भी जिम्नोस्पर्म की हाईली इवॉल्व फैमिली को आप यहाँ से कोरिलेट कर देते हैं, जिससे कि जिम्नो एक एंजियोस्पर्म की ओरिजिन से आप उसको जोड़ करके देखते हैं। फिर नेक्स्ट डीमेरिट क्या है, द ऑर्डर रेनल्स treated as advanced now thought primitive। ये भी एक कमी है कि इन्होंने रेनल्स को भी, जो आप जानते हैं कि आज भी चाहे सिलेबस हो, रेनल्कुलेसी को हम पहले पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में भी दिया गया है, आपके बुक में भी आप देखेंगे ज़्यादातर रेनल्कुलेसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट दिया गया है। तो रेनल्स को एडवांस फैमिली यहाँ मानना एंगुलर एंड पेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का
एक ड्रॉबैक कह सकते हैं। तो इस ड्रॉबैक को मतलब कि क्यों ड्रॉबैक है, क्योंकि आज भी हम किसी भी क्लासिफिकेशन में इसको एज ए प्रिमिटिव हम देखते हैं। प्लेसिंग मोनोकाट बिफोर डाइकाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब कि मोनोकाट को डाइकाट से पहले प्लेस करना ये जस्टिफाई नहीं करता। अब ये तो सारी के सारी मेरिट्स हैं, कुछ अच्छाइयाँ देखिए यहाँ पर हैं, जिसको हम यहाँ पर 3-4 अच्छाइयाँ हैं जो पॉजिटिविटी है इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। अब हम कुछ इसके जो पॉइंट्स हैं उनको कंक्लूड करते हुए हम आपको बताते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टम, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरिट एंड डिमेरिट्स को। दिस सिस्टम हैज़ बीन ग्रेटली क्रिटिसाइज्ड रिसेंटली, उस समय बहुत ज़्यादा इससे क्रिटिसाइज किया गया, एज इट टेंड्स टू द अप और द phylogeny of angiosperms flowers in as much as it suggests its origin from that the Cycadioidae। जैसे कि यहाँ नेटल्स लाइक इंसेस्टर्स की बात कही है, लेकिन साइकेडोआइडी से इंसेस्टर से इसको ओरिजिन मानी गई। हाउएवर antagonists of this view suggest that the most primitive flower from which all the angiosperms are ultimately derived belong to the renals, which is more convincing। तो जितने भी रेनल्स से ही इनका डेराइवेशन किया गया है, जो भी और फ्लावर्स हैं, जो भी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं, तो ये कन्विंसिंग है। अब कुछ बातें हम ये कहना चाहते हैं कि एवरी सिस्टम हैव सम मेरिट्स। कोई भी सिस्टम होता है उसकी कुछ ना कुछ मेरिट्स होती है, कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। लेकिन आल इन ऑल हमें कहना चाहते हैं कि बट दिस सिस्टम दिस सिस्टम आल्सो वी हैव द सम डिमेरिट्स, बट दिस सिस्टम मेक ए फाउंडेशन फॉर द अदर फाइलोजेनेटिक सिस्टम फॉर एज ए क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरीके से अन्य जो क्लासिफिकेशन जो बाद में जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, उनके लिए एक फाउंडेशन के रूप में ये काम किया, जिससे कि इस क्लासिफिकेशन को हम नकार नहीं सकते। इसकी अच्छाइयों को, इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं, उन सब बातों को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम एक ओवरव्यू, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कंक्लूड किए कि इस एंगुलर एंड पेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आप रिकॉल कर सकते हैं, और रिकॉल करने के बाद आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कि पूरे के पूरे जो प्लांट किंगडम थे उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको कि 13th डिवीज़न में ये डिवाइड किया गया है, जिसमें 12 डिवीज़न फ्रॉम बैक्टीरिया टू टेडोफाइट तक स्टडी किया गया है, और 10 डिवीज़न में डिवाइड किया गया। लेकिन बाद में जो 13th डिवीज़न था उसको एम्ब्रियोफाइटा, साइफोनोगैमा ऑब्लिक टू द स्पेरेटोफाइटा। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को भी इनमें कंक्लूड किया गया कि मतलब 13 डिवीजन्स को ही रिलेवेंट रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो एंगुलर एंड पेंटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो 13th डिवीज़न पर ही पूरा तरीके से रिलाई था। अब हम देखते हैं कि अब वो जो 13th डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा या साइफोनोगैमा था उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो स्पर्मेटोफाइटा मीन्स द सीड बेयरिंग प्लांट को स्टडी कर रहे हैं, तो दे सब डिवाइडेड या डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज द एंजियोस्पर्म्स एंड द जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी। तो एंजियोस्पर्मी में अब जिम्नोस्पर्मी को यहाँ हम अलग कर देते हैं और टोटली हम आ जाते हैं एंजियोस्पर्म पर। एंजियोस्पर्म को फिर 2 भागों में डिवाइड किया, जैसा कि एंगुलर एंड पेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जो उपलब्धि रही है, जिसको पॉजिटिविटी कहते हैं, उसको हमने देखा कि उन्होंने पहले मोनोकॉट को फिर
और बाद में डाइकाट को प्लेस किया। और मोनोकॉट फैमिलीज़ को भी 11 सीरीज़ और 45 फैमिलीज़ में सब डिवाइड किया गया। और इसी तरीके से जो डाइकाट फैमिलीज़ थी उसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया, आर्किक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। तो आर्किक्लेमाइडी को लगभग ये 33 सीरीज़ में और 206 फैमिलीज़ में सब डिवाइड किया गया। आप वीडियो को पीछे थोड़ा करके पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के उस क्लासिफिकेशन को आप देख सकते हो, जान सकते हो। और जैसा हम बता रहे हैं तो 33 सीरीज़ में और 206 फैमिलीज़ में सब डिवाइड किया गया है। अब जो अगला फैमिली है, अब मतलब सब डिवीज़न है, दैट इज़ मेटाक्लेमाइडी। ये भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, इसमें भी 11 सीरीज़ है जैसा कि आपने मोनोकॉटिलिडोनी में देखा। और फिर 11 सीरीज़ और जो फैमिलीज़ हैं इसमें फैमिलीज़ की संख्या 56 है। तो ऑल इन ऑल इसमें एक ओवरव्यू देख सकते हैं। मेरिट्स में है कि ये आपको बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को यूरोप और अमेरिका में रिप्लेस किया, थोड़ा ही लेकिन किया है। फिर एक की आइडेंटिफिकेशन टू ऑल जनरल प्लांट्स, ये सभी के सभी जनरल प्लांट्स के लिए एक की आइडेंटिफिकेशन, मतलब सभी के इंफॉर्मेशन को इन्होंने कंक्लूड किया। वेरियस ग्रुप्स हैव बीन बिल्ट अप स्टेप बाय स्टेप अरेंज्ड इन द प्रोग्रेशनल मॉर्फोलॉजिकल सीरीज। तो बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं ये ऐड होते चले गए और इस तरीके से प्रोग्रेशनल मॉर्फोलॉजिकल सीरीज, तो एक वृद्धि क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके इंफॉर्मेशन थे और उनको सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल डाटाबेस में इंक्लूड किया गया। मोनोक्लेमाइडी को इन्होंने एबोलिश कर दिया, इसमें स्थान नहीं दिया क्योंकि इसको एक आर्टिफिशियल ग्रुप के रूप में इन्होंने समझा। फिर आते हैं अगला पॉइंट, कंपोजिटी, जो डाइकाट की आज भी हाईली एडवांस फैमिली है और आर्किडेसी मोनोकाट की, इसको हाईली एडवांस फैमिली के रूप में ही यहाँ पर इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में प्लेसमेंट दिया है। नाउ द नेक्स्ट दैट इज द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में आपको बस इतना जानना है कि इसकी कमी है कि इन्होंने नेटल्स लाइक, जो कि साइकोडियोडाइडी में हमने बताया कि ये रेनल्स लाइक जो फ्लावर्स हैं, जो प्लांट फ्लावर्स हैं, जो एंजियोस्पर्म्स के, उनकी ओरिजिन आप साइकोडियोडाइडी से ही बताए, जबकि यहाँ पे नेटल्स लाइक मतलब कि नेटेसी से बताए हुए हैं। और द ऑर्डर रेनल्स जो ऑर्डर है एज एडवांस इन्होंने यहाँ पर अपने क्लासिफिकेशन में स्थान दिया है, जबकि ये प्रिमिटिव मतलब माना जाता है आज के समय में। और मोनोकाट को डाइकाट से पहले जो प्लेस करना ये एक्सेप्टेबल नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, जितना भी ये एंगुलर ओरिएंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको रिप्रेजेंट किए और हम समझते हैं कि आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस क्लासिफिकेशन को पढ़ करके, इसके एक एक पॉइंट और इन्फॉर्मेशन को आपको जान करके, और हम समझते हैं कि आप उसको नोट डाउन करेंगे और उसको आप प्राप्त करेंगे। थैंक्स फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।